तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और अब वो हमारे घरों में मासूम बच्चों तक पहुंच रही हैं। बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, जब मैं लगभग रोज़ ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो समझ में आता है कि ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम, एक बीमारी का तो जिसको हम डायग्नोसिस बना सकते हैं आसानी से, जिसको पेरेंट्स आसानी से पहचान सकते हैं, वो करना बहुत आसान है। लेकिन किसी बच्चे को साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम से बच्चा गुजर रहा है, ये घर में पेरेंट्स को भी पता नहीं होती कई बार। ये वीडियो लेयर्स में है, मतलब अगर आप कभी इस डार्क फेज़ में, दिमाग के उस डार्क फेज़ में कभी गए होंगे, तो शायद आपको इस वीडियोस का जैसे जैसे पील ऑफ होगा, लेयर्स, इसकी चेतना के स्तर में हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, तो शायद आपको थोड़ा इसको समझ में आएगा। अगर आप जल्दीबाजी में हो, अगर आप किसी काम में बिज़ी हो, तो इस वीडियो को अभी मत देखो, आप इसको सेव कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको जिस लेवल पे मैं बना रहा हूँ, जिस लेवल पे इसका चिंतन हुआ है या मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ जिस लेवल से, वो बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चों को लगभग रोज़ हम लोग देख रहे हैं पीडियाट्रिशियन, वो उसका सलूशन सबसे बड़ा ये है कि पेरेंट्स को उस प्रॉब्लम के बारे में पता हो, पेरेंट्स उसके लेवल पे जाके देख सकें। उसको देखना ही उसका इलाज है, उसका देख लेना ही उसका सलूशन है। तो आपको ये अपने आप पे इस वीडियो को देखते वक्त वर्क करना है। अभी आपको बच्चे पे वर्क नहीं करना है, वो हम बच्चों की प्रॉब्लम बच्चों पे क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से आपको अपने आप को उस स्थिति में देखना है, जैसा मैं बात करना शुरू करूँगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आती है, पिछले 2 साल से वो आ रही है, 4 या 5 बार आ चुकी है। जब भी आती है आईसीयू में एडमिट होती है। पहली बार जब लेके आए थे तो कुछ तमाशा बना था। रात को 11-12 बजे के आसपास पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं और साथ में पड़ोसी भी रहते हैं, या एक ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर रहती हैं साथ में, माँ बाप तो रहते हैं, और सभी चिल्लाते हुए आते हैं कि बच्ची को सांस नहीं आ रहा है। जब आप इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में से जाते हो तो आपको तुरंत एक सेपरेट रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर वाइटल्स कनेक्ट किए जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, कुछ बेसिक टेस्ट फटाफट कराए जाते हैं और बच्चे को इमरजेंसी कुछ ट्रीटमेंट देना हम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ किया गया। रात को मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको एक प्रोटोकॉल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। बच्चे को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया, कुछ जांचें भेजी गई, शुरुआती कुछ टेस्ट करवाए गए। बच्चे को शुरुआती कुछ बेसलाइन एक ट्रीटमेंट चलाया जाता है, जिसको सपोर्टिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। जब तक कि डायग्नोसिस हमको एक बनता नहीं है, तब तक हम एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलाते हैं। माँ बाप ने एक और हिस्ट्री दी थी कि बच्चे को जो सांस लेने में दिक्कत, बच्चा कुछ ऐसे बिहेव कर रहा था, बहुत ज़ोर से हाँफ रहा था, जैसे वो गैस्प कर रहा हो। बच्चे को पेरेंट्स ने एक छोटी सी हिस्ट्री और दी थी कि कुछ दिनों पहले बच्चे को कुछ अकड़न हुई थी, कुछ दौरे जैसे आए थे। ऐसी कंडीशन में हम सीजर्स सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे को कोई दौरे तो नहीं पड़े थे, सीजर्स, मिर्गी। तो उसके लाइन में भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन में एक बेसिक सीटी स्कैन होता है, एमआरआई करवाने के पहले कई बार करवाते हैं इमरजेंसी में, वो करवा लिया गया था। अब इन सब रिपोर्ट्स के साथ हमने एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया था। सुबह जब मैं राउंड लेने पहुंचा, सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, सारी की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। बच्ची बिल्कुल नॉर्मल। बच्ची का चेस्ट, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो 2 ही जगह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक फेफड़ा, दूसरा दिल, हार्ट। दोनों जगह बिल्कुल ठीक लगा। ईसीजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड के सारे टेस्ट, सब कुछ नियर नॉर्मल थे। अब बच्ची भी ठीक थी, ठीक है, डायग्नोसिस बन नहीं पाया। कभी कभी जब डायग्नोसिस बन नहीं पाता है तो हम टाइम बोरो करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या मिस हो रहा है, हमसे क्या गलती हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कि हम कभी कभी जो टेस्ट होते हैं ना, वो फर्स्ट लाइन टेस्ट शुरुआत में कराए जाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड लाइन टेस्ट होते हैं, फिर थर्ड लाइन टेस्ट होते हैं जो रेयर डिजीज़ को होते हैं। हमने बच्चे को फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन करा लिया था, सेकंड लाइन अभी हमको भेजने का हमें डिसाइड नहीं किया। हमने
डिसाइड किया कि बच्चे को वार्ड शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल लग रहा है, और अगर ठीक रहा तो या तो शाम को या नेक्स्ट डे सुबह हम उसकी छुट्टी कर देंगे। बच्चे को वार्ड शिफ्ट किया जाता है। मैं आउट पेशेंट OPD में पेशेंट देखना शुरू कर देता हूँ। 3 या 4 घंटे हुए थे, वार्ड से कॉल आती है ड्यूटी डॉक्टर की कि बच्चे को फिर से वही एपिसोड्स, वही सारे इवेंट्स फिर से होने लगे हैं। सांस लेने में दिक्कत, अकड़न और बेचैनी। दौड़ के मैं जाता हूँ देखने के लिए। जितना हम क्लिनिकल उस वक्त एग्जामिनेशन करते हैं, हमने ENT वालों को भी इंक्लूड कर लिया था इसमें, कार्डियोलॉजिस्ट को भी इंक्लूड कर लिया था। न्यूरो वाले थे नहीं, लेकिन न्यूरो वालों से हम टच में थे, हमने ऑन कॉल उनको रखा हुआ था। लेकिन कुछ भी हमको बच्ची का पकड़ में नहीं आता है। कुछ जैसे हम पहुँचे, हमने कुछ बेसिक एक एंटासिड वगैरह हमने बच्चे को दिए, बच्चा फिर से ठीक हो जाता है। मैं वापस जाने के लिए होता हूँ, इतने में बच्चे को फिर से एपिसोड होता है। अब इस वक्त पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपना जो संयम था, अपना आपा था, वो खो देते हैं और हमसे लड़ाई करना चालू कर देते हैं कि आपको हमारे बच्चे को लाए हुए 24 घंटे होने वाले हैं और बच्चे का आपने डायग्नोसिस नहीं बताया अभी तक। सही बात थी, बिल्कुल सही थे वो, क्योंकि हम अब तक डायग्नोसिस बना नहीं पाए थे और हम पेरेंट्स से बता भी नहीं पाए थे। तो कुछ माहौल गर्म सा बन जाता है जिसमें वो नाराज़ हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को लेके दिल्ली जाएंगे। दिल्ली यहाँ से लगभग 1 से 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ हम जाएंगे, हम वहीं ट्रीटमेंट करवाएंगे। जब कोई ऐसे जाना चाहता हम उसको रोकते नहीं हैं। हमने बोला ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी। हम अपनी तरफ से हमने बेस्ट किया था। बच्चे को लेकर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बच्चे को लेकर वो चले जाते हैं। बच्चा लगभग 15 या 20 दिन के बाद वापस आता है हमारे पास, सेम कंडीशन में, इमरजेंसी में। जब ड्यूटी डॉक्टर से बात होती है तो मैं समझ जाता हूँ कौन सा पेशेंट है, और जो हिस्ट्री ड्यूटी डॉक्टर बताते हैं कि सर दिल्ली में बच्चा 3 दिन 4 दिन एडमिट रहा है 2 हफ्ते पहले, और सारे इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, वापस से MRI करवाया गया, सब कुछ नॉर्मल था, और 3 या 4 दिन वहाँ रख के बच्चे को छुट्टी कर दी गई कि कुछ भी नहीं है। अब कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में बनना चालू हो जाती है। इस कंडीशन में आते आते बच्चे को वापस से वही एडमिट किया जाता है, ICU में रखा जाता है। रात को कभी भी कोई बच्चा ऐसे लेके आ जाता है तो RMOs को हिदायत है कि आप, बहुत बिजी रहता है रात का माहौल, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको तुरंत पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ICU में बच्चों को रखना आसान होता है, क्योंकि कुछ हम मिस नहीं करना चाहते, इसलिए मॉनिटर चलता रहता है और एक डेडिकेटेड स्टाफ उसको दिखता रहता है। तो बच्चे को फिर से हमने वैसे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं देखने गया तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब एक हिस्ट्री थी हमारे पास 2 एपिसोड्स की। हमारे पास हिस्ट्री थी कि ये कई बार कई डॉक्टरों से बात कर चुके हैं, तो पेरेंट्स थोड़े से कोऑपरेट कर रहे थे। उनको समझ में आ रहा था कि यहाँ जो हमने किया वो वही हर जगह करने वाले हैं, और अब उनको थोड़ा सा एक पेशेंस था। मैंने टाइम निकाल कर मैंने कहा कि मैं बच्ची से बात करूँगा। बच्ची को OPD में बुलाया मैंने, और अकेले में बच्ची से बात करना चालू करी। बच्ची को मैं लगभग 12 साल की थी, 12 या 13 साल की है। जब बच्ची से बात करना चालू करी, इधर उधर से हमने बातें करना शुरू करी, और जब बात करना शुरू करी तो मालूम चला कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में 3 फ्लोर है। सबसे टॉप फ्लोर पे इनका रहते हैं, बड़े हैं सबसे, उससे 2 भाई छोटे हैं, वो नीचे रहते हैं, पेरेंट्स नीचे रहते हैं। और पेरेंट्स के बीच में अक्सर लड़ाई होती है। बच्ची बोलती है कि मम्मी पापा कई बार बहुत लड़ते हैं, और पापा कई बार मम्मी को बहुत गाली देते हैं, कई बार थप्पड़ मारा, उन्होंने हाथ उठाया है। मम्मी बहुत चिल्लाती है, मम्मी बच्चों को मारती हैं। काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है ऐसे में। एक चीज़ और है, ये जॉइंट फैमिली है ना, इंडियन जॉइंट फैमिली, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है। हमारे यहाँ एक हम साथ साथ हैं जो इमेज रहती है ना, वो ऐसी है नहीं। इतनी सारी जॉइंट फैमिलीज़ वाले बच्चे मैंने देखे हैं, सब परेशान बहुत रहते हैं, क्योंकि एक जो स्पेस होती है ना, स्पेस का मतलब सिर्फ एक फिजिकल स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक मेंटल स्पेस की बात कर रहा हूँ, वो बहुत मिसिंग होती है। जब एक पौधे को हम बोते हैं तो हमको एसेंशियल कुछ चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, लाइट, पानी, पर एक और चीज़ चाहिए पड़ती है, स्पेस। अगर 2 पौधों को बहुत पास में लगा दोगे तो उस स्पेस में वो पनप नहीं पाते हैं। तो जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ थोड़ा सा एक इशू है, जिसको हम कभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इस बच्ची पे आते हैं। तो अब इशू ये था, ऐसा बोल के बच्ची ने बस इतना बताया कि अक्सर वो ऐसा करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बच्ची ने क्लू दे दिया। अब हुआ क्या, उसके दिमाग में चला क्या, आखिर ये कैसे बच्ची को उसने यहाँ तक लेके आ गया। यहाँ पर आकर हमको
बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है। ये एक इवेंट है, ये जो इवेंट जो अभी आपने सुना, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि लक्षण सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, बीमारी का नाम अलग अलग हो सकता है, बीमारी का जो प्रेजेंटेशन होगा वो भी अलग होगा, डॉक्टर साहब से बात करेंगे वो भी अलग ढंग से हो सकता बात सकते हैं, लेकिन अंदर डीप डाउन जो इस बीमारी की एनाटमी है, स्ट्रक्चर है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको हम लोग डिकोड करते हैं। अब यहाँ पर आकर आपको मेरे साथ साथ काम करना है ना, हम दोनों साथ साथ बात करेंगे और साथ साथ हम इसकी गहराई में जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताओ मुझे, आप किसी चीज़ के लिए कंसर्न हो, इसका मतलब क्या है? कंसर्न होने का मतलब है कि लाइक मुझे पोल्यूशन के बारे में मैं बहुत कंसर्न हूँ, लेकिन मैं इस वक्त एयर प्यूरीफायर, मेरे आसपास प्लांट्स हैं काफ़ी, एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, एसी रूम में मैं बैठा हूँ मान लो, तो मैं कंसर्न ज़रूर हूँ। मैंने वीडियो देख लिया होगा, मैंने जब बाहर निकलता हूँ तो मैं उस हवा को फील करता हूँ, तो मैं कंसर्न हूँ। पर मैं जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ वो इन्वायरमेंट मुझे बार बार ट्रिगर नहीं कर रहा है, मुझे पोल्यूशन बहुत देने नहीं दे रहा है। मैं जैसी कार में बैठता हूँ तो कार में भी कोई पोल्यूशन मुझे नहीं लगता है। तो मैं यहाँ से हॉस्पिटल के बीच में मैं कार में जाता हूँ, तो क्या मैं पोल्यूशन को फेस कर रहा हूँ? एक रिक्शे वाले है या एक जो साइकिल्स में जाते हैं, उनके लिए और मेरे लिए प्रॉब्लम में डिफरेंस है। तो आप बहुत सी चीज़ों को लेके कंसर्न हो गए। आप पोल्यूशन को लेके कंसर्न हो सकते हो, आप अपने रिलीजन को लेके कंसर्न हो सकते हो, आप पॉलिटिकल किसी इवेंट को लेके कंसर्न हो सकते हो, आप प्लांट्स पौधों को लेके कंसर्न हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ों, पानी की प्रॉब्लम को लेके कंसर्न हो सकते हो, एजुकेशन को लेके कंसर्न हो सकते हो। आप कंसर्न हो, इसका मतलब क्या है? कंसर्न होने में आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि आप उस प्रॉब्लम जब भी आती है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप एक्चुअली में उसको लेके थॉटफुल हो, पर फिर थोड़ी देर के बाद आप अपनी किसी दूसरी प्रॉब्लम, अपनी किसी दूसरी लाइफ स्टाइल में, अपने दूसरे रूटीन में आप चले जाते हो। अब वो प्रॉब्लम आपके ब्रेन से अभी थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तो कंसर्न होने का मतलब होता है कि आप कंसर्न हो या आप नोटिस कर रहे हो। अब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें गहराई पे जा रहे हैं। आप कंसर्न हो और आप इसको नोटिस भी कर रहे हो, आप इंटरमिटेंट उसको नोटिस कर रहे हो कि आप कंसर्न हो रहे हो किसी प्रॉब्लम के बारे में। तो हमेशा प्रॉब्लम और नोटिसिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, नोटिसिंग हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको नोटिस कर रहे हो, ये कंसर्न हो आप, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्टेज 2 आ जाओ आप, टेंशन। अब आपको टेंशन होने लगी, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपका फैमिली मेम्बर आपको परेशान कर रहा है कोई, तो जब तक आप उसके साथ में हो, जब तक आपके वो साथ है, जो कि अब थोड़ा ज़्यादा आपके बीच में इंटरेक्शन है, एक ट्रिगर आपके साथ ज़्यादा है, और अब आपको ये जो परेशानी है, ये जो विचार हैं वो बार बार आ रहे हैं, वो विचार आपको बार बार आ रहे हैं, और विचारों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, और आप उसको कंटिन्यूसली नोटिस कर रहे हो कि विचार आपके ब्रेन में इवन दूसरे काम करते हुए भी आ जा रहा है, बार बार विचार आपको दूसरे काम करते हुए भी आ जा रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? टेंशन और उसकी नोटिसिंग जो है ना, ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चल रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, स्टेज 3। इसमें क्या हो रहा है? एक्सट्रीम टेंशन हो रहा है, एक्सट्रीम टेंशन, जिसकी कंडीशन पैनिक अटैक जैसे भी हो सकती है, जैसे आप बहुत पैनिक हो रहे हो। इसमें क्या हो रहा है? ये जो क्लिंगिंग है, थॉट जो आ रहे हैं टेंशन वाले, और उसकी नोटिसिंग हो रही है, इसमें नोटिसिंग जो है ना वो फेड हो रही है। आप बहुत ध्यान देना, आप परेशान हो तो परेशानी आपके ऊपर एक एंटिटी जैसे हावी हो गई है, और अब उसकी नोटिसिंग कम हो गई है। जब कंसर्न होते हो तो आप नोटिसिंग होती है, आप डिस्टेंस से उस प्रॉब्लम को देखते हो, आप नोटिस करो। जैसे कि एक पौधा है, आप उसको यहाँ से नोटिस कर रहे हो, उस पौधे को आप वहाँ से नोटिस कर रहे हो ना, लेकिन आप उसके बीच में हो, उसके ऊपर बैठे हुए हो, तो उसके बीच में गैप कम है, और गैप भी है वो बहुत हल्का सा गैप है, तो आप फेडेड है, आप टेंशन इतनी ज़्यादा, आप उससे इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो, इतनी ज़्यादा उसको आ चुकी है, इतनी ज़्यादा आप उसमें घुस चुके हो कि आपकी नोटिसिंग बहुत कम हो रही है, उस प्रॉब्लम को नोटिसिंग कम हो, नोटिसिंग डिस्टेंस कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम होगा तो वो बहुत एक्सट्रीम टेंशन आपको लग रही है। साथ में
वो जो टेंशन हो रही है, इस टेंशन से ये बिहेवियर भी आपका थोड़ा सा अल्टर हो रहा है। आप चिड़चिड़ाने लगे हो, आप हर किसी से चिड़चिड़ा के बात कर रहे हो। आप ड्राइव कर रहे हो तो कांस्टेंट आपके मन में वो थॉट चल रहे हैं। तो थॉट जो कि टेंशन क्रिएट कर रहे हैं उसके बीच में और नोटिसिंग के बीच में गैप कम हो गया और नोटिसिंग की इंटेंसिटी कम हो गई। आप नोटिसिंग कम कर रहे हो। थोड़ा सा और नीचे आओ। अगर अपने लाइफ में कभी आपने ऐसी कंडीशन में आप गए होगे तो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, स्टेज 4। ये जो प्रॉब्लम है ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बीच में नोटिसिंग गायब हो गई है पूरी तरह से। अब थॉट है और थॉट अपने फुल इंटेंसिटी के साथ, वो जो थॉट्स हैं फुल पावर के साथ थॉट है, और आप के जिसको जो नोटिस कर रहा था उसके बीच में गैप इतना कम हो चुका है कि आप कंप्लीटली उस एंटिटी में को अपने एंटिटी का अपने रूप ले लिया, उस थॉट का अपने रूप लिया और आप अजीब ढंग से बिहेव करने लगे हो। अब ये इसका नाम हम अलग अलग दे सकते हैं। हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, आप इसको OCD बोल सकते हो। तो ये जो बिहेवियर आप कंटिन्यूसली आप उस जो थॉट का जो डिस्टॉर्शन था, जो थॉट की नेगेटिविटी थी, जो थॉट की जो हैवीनेस थी, वो आप बन चुके हो। और अब आपके बीच अब आप उसकी नोटिस भी नहीं कर रहे हो, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो सकता कोई और आपको बता रहा हो, लेकिन आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है। ये बहुत ही जड़ बन चुकी है ये प्रॉब्लम जो है ना। ये स्टेज 4 है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 में आप सिर्फ कंसर्न हो किसी प्रॉब्लम को लेके और आपके बीच में नोटिसिंग बहुत अच्छी क्लियर कट नोटिसिंग चल रही है। स्टेज 2 में टेंशन है, नोटिसिंग चल रही है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप कम हो गया है। स्टेज 3 में टेंशन है और बहुत फेडेड नोटिसिंग हो रही है। और स्टेज 4 है जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, यहाँ पर नोटिसिंग गायब हो गई है। नोटिस आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप गायब हो चुके हो और सिर्फ प्रॉब्लम के रूप में आपकी पूरी होल आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इसकी एनाटॉमी है। अगर आपने समझ लिया इसको तो आप इस चीज़ से कभी ना कभी गुजर चुके हो। और अगर आपको अभी समझ में आई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप तैयार हो अपने बच्चे की या अपने आसपास का कोई इंसान आपको दिखता है तो उसकी चीज़ों को समझने के लिए एटलीस्ट आप तैयार हो। आगे क्या करना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप कम से कम तैयार हो। तो अब आपको प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। अब इसको डील करते हैं और हम दोनों को साथ में डील करना पड़ेगा। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका मैनेजमेंट जो इसको हमको आपको कैसे डील करना है जो डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए। उसके लिए माँ बाप या बड़ा भाई या बहन या घर के बाकी मेंबर्स, उनकी ज़रूरत है। डॉक्टर आपको आधे घंटे 1 घंटे टाइम दे देगा, लेकिन वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो मान लो अगर हमको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग जैसे मान लो ये इस प्रॉब्लम को हम लोग आप जब बच्चे से मिल रहे हो तो इसको हम लोग चार हिस्से में हम लोग देख लेते हैं ना। तो जब पहली बार आप ऐसे किसी बच्चे से टकराओगे या ऐसे किसी इंसान से टकराओगे तो सबसे पहली जो स्टेज में आप मिलोगे उसको हम एक नाम दे देते हैं। उसको हम बोल देते हैं थॉट एंटिटी। देखो थॉट एंटिटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब आपको पहली बार टकराएगी, इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जब पहली बार आपको टकराएगी तो वो थॉट के फॉर्म में होगी। बाहर कुछ इवेंट हुआ, कुछ इंसिडेंस हुआ, आपने कुछ देखा, इन सेंसेस के माध्यम से आपने देखा, कुछ सुना, और नेक्स्ट आपको जो बॉडी आपके साथ जो करेगी वो थॉट जनरेट करेगी। अब इस थॉट के साथ सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। थॉट को हम जब ओन करने लग जाते हैं, जब थॉट को हम लोग ऐसा समझने लग जाते हैं कि थॉट ही आप हो, और जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो ये जो थॉट एंटिटी है ये बन जाती है। और ये साइकोलॉजिकली न्यूरोटिक है, ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम है। ये आप यहाँ पहुँच जाते हो। जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो ये है कि थॉट एंटिटी और थॉट के बीच में जो थॉट एंटिटी है, जो आप एक्चुअली में थॉट एंटिटी जो बन गए हो, उसमें से थॉट को बाहर निकालना और नोटिसिंग को, या इसको हम
ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं या अवेयरनेस बोल सकते हैं, इससे हम उस थॉट को देखना, उस थॉट की जो फ्यूटिलिटी होती है, थॉट की जो ये देखना कि वो थॉट कितने जल्दी चेंज हो रहे हैं, ये देखना कि वो सिर्फ थॉट हैं, ये देखना कि थॉट और वो आप नहीं हो, ऐसा करते करते उस जो स्टिकीनेस है उसको कम करना। तो पहली बार जब आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो तो आप के सामने वो एक थॉट एंटिटी के फॉर्म में आता है, उसको पता नहीं है कि वो क्या जो सोच रहा है वो नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन एक जो थॉट है, जो ये पूरे विचार हैं, वो विचार बन चुका है। जैसे विचार आते हैं वो उसके और विचारों के बीच में बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये थॉट एंटिटी के फॉर्म में आपके पास आएगा, आपको स्ट्रक्चर पता है, आप उससे मिल रहे हो, आप उसके सामने बैठे हुए हो। इस वक्त आपका ये बताना जो हमने अभी बात की है, ये बात करना कोई फ़ायदा नहीं करने वाला है, क्योंकि वो सुनने की जगह पे नहीं है अभी वो। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल जो स्टेज होती है वो यही होती है। यहाँ पर मोस्टली पेरेंट्स जो है ना गिव अप कर देते हैं, यहाँ पर वो परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, हार जाते हैं। स्पिरिचुअल जो रिलीजियस फॉर्म में कुछ टोना टोटका चालू भी कर देते हैं, ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। और गलत नहीं बोलूँगा मैं उनको, क्योंकि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। जब समझ में नहीं कोई नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे उसको सॉल्व? जब पता ही नहीं होगा कि चल क्या रहा है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? आप डिवाइन हेल्प की तरफ जाते ही हो। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ये स्पिरिचुअल, आप जब कभी कुछ बुक पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल बातों में से है। चाहे आप बुद्धिस्ट उसमें आप जाओगे, चाहे इवन हमारे वेदांता में जाओगे, वहाँ पर भी ये बात की हुई है कि एक सेल्फ होता है और एक स्मॉल आई होता है, कैपिटल आई होता है। तो जो कैपिटल आई होता है वो उसको अवेयरनेस को, उस ऑब्जर्वेशन को, उस नोटिसिंग को कैपिटल आई बोला जाता है। और स्मॉल आई जो बोला जाता है, उस स्मॉल आई उन थॉट्स को बोला जाता है जिसको आप अपना थॉट मान के आप बन जाते हो। तो दो आई के बीच में आप इस डुअलिटी में आप जीते हो, और इसको पूरी तरह से समझ जाना इसका सलूशन होता है। तो इस वक्त आपको उस बच्चे के साथ में, उस पेशेंट के साथ में, उस इंसान के साथ में आपको बस बैठना है और उसके आसपास ऐसा फर्टाइल इन्वायरमेंट जनरेट करना है जहाँ पर वो एक्सप्रेस करता रहे, वो एक्सप्रेस करता है, और आप बस उसको एक बफर मीडियम दो जहाँ पर वो एक शॉक एब्जॉर्बर जैसे दो, जहाँ पर उसको डिनाइल नहीं करना है, उसको समझाना भी नहीं है, उसे बस सुनना है, उससे बात करने की कोशिश करनी है, उसको सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। आप अपने साथ साथ एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। उससे बात करते करते आप वॉक कर सकते हो और आप उसको आने दो, उसका बाहर आने दो, उसके सारे जो थॉट जो पूरी तरह से दबे हुए हैं उसको आने दो, बाहर आने दो, बाहर आने दो। ऐसा करके हम कर क्या रहे हैं? ऐसा करते करते हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से एक सिल्वर लाइनिंग दिख जाए, एक कहीं से एक ब्राइट स्पॉट दिख जाए, जहाँ से हम उस क्लिंगिंग को, उस थॉट के क्लिंगिंग को थोड़ा सा हम उसको लूज़ कर सकें। बस हम इतना चाह रहे हैं। तो उस लूज़ करने के लिए हम उसको स्पेस दे रहे हैं, ताकि वो जब आपके पास आए, आपसे भागे ना। जब आपके पास आए तो उसको ऐसा लगे जैसे कि वो, कई बार ऐसा होता है जब इन बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे डिप्रेशन के फॉर्म में प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। अच्छा, तुमने नोटिस किया है कि जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आई हुई होगी, तो जो आप सलूशन आपने कभी खोजा होगा तो डायरी लिखना, एक डायरी लिखना, जर्नल लिखना, या ऊपर वाले से बात करना, डिवाइन से बात करना, प्रेयर करना कभी कभी हेल्प कर जाता है। क्यों हेल्प करता है कभी कभी? वो क्यों हेल्प करता है? क्यों ऐसा लगता है कि आपका बोझ हल्का हो गया? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो दूसरे साइड है, डायरी, भगवान या प्रेयर या डिवाइन या सुप्रीम पावर, वो आपसे छेड़ती नहीं उस वक्त, आपको तुरंत बोलती नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको गाइड करने की कोशिश नहीं करती है। तो आप भी उसी डायरी, उसी डिवाइन जैसे इस वक्त उस बच्चे के साथ में, मरीज़ के साथ में आपको बैठना है, उसको एब्जॉर्व करना है। आपका काम यहाँ, और ये शायद कितने दिन करना पड़ेगा, कितने महीने करना पड़ेगा, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, ये नहीं पता है। आप उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, आप उसके साथ उसके नरिशमेंट का भी ध्यान रख रहे हो, और कंटिन्यूसली आप सुन रहे हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप उसका बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, आपको इसका स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टेज फर्स्ट जो होती है, उस थॉट एंटिटी से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ब्राइट स्पॉट खोजा जाए जहाँ पर
हमें एक ब्रीच मिल जाए जहाँ से हम एंटर कर सकें। थॉट एंटिटी से हमको स्टेज 2 की तरफ उसको लेके आना है। जैसे हम अंदर गए थे उसी तरह से हम बाहर लेके आना है। अब थॉट एंटिटी से अब हमको स्टिकी थॉट में लेके आना है। माने कि वो बच्चे को लगने लग जाए, जैसे किसी बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है तो उसको लगने लग जाए कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है। वो डिप्रेशन ना बना हो, वो थॉट एंटिटी, वो डिप्रेशन नहीं है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा एक स्पेस बनी, मुझे डिप्रेशन, अब 2 आ गए, मुझे और डिप्रेशन, मैं और डिप्रेशन आ गया। तो थोड़ा सा उसमें स्पेस आना चालू हुई और वो आप बोल सकता है हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये आप स्टेज थोड़ा सा उससे लूज इन कर दिया आपने। फिर उसको लेस स्टिकी कर दिया, हाँ मुझे डिप्रेशन होता है, हाँ मुझे उसको, अब उस डिप्रेशन को क्लियरली अगर वो बता पा रहा है तो दूर है। जब आप किसी चीज़ को साफ साफ देख पा रहे हो तो उससे दूर होते हो। जब आप 3rd फ्लोर पे होते हो तो आप नीचे की काफ़ी चीज़ों को देख पाते हो। जब आप टॉप फ्लोर पे हो, आप 10वें फ्लोर पे हो तो आप और बड़ा एरिया देख पाते हो। तो जितनी डिस्टेंस रहती है उतना आप अच्छे से बता पाते हो। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसको ये कहाँ पर है? जब वो थॉट एंटिटी के फॉर्म में रहेगा तो वो बता ही नहीं पाएगा कि उसको डिप्रेशन है, उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम बन चुका है। देखो जब प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाती है ना तो उसके उपाय भी मिलना सामने आ जाते हैं। इसके लिए कोई एक क्या बोलना चाहिए बच्चों से, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो कभी काम नहीं करता। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का रिस्पॉन्स को एनालाइज़ करना मुश्किल है, क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है। हर घर की परिस्थिति को, हर घर की जो अंदर की हालत है उसको बताना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं बोलना कि आप लड़ाई मत कीजिए, माँ बाप से बोलना कि आप लड़ाई मत कीजिए, बच्चे पे बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि नाउ व्हाट, वो किस बात पे लड़ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या ट्रॉमा चले आ रहा है, ये समझना समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस ढंग से हमने बात करी, ऐसे बात करके जब हम तैयार रहते हैं, जब हम इसको समझ जाते हैं, इस बीमारी की, इस प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं, तो अगर हमारे साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ उस थॉट की क्लिंगिंग को, उस थॉट को सेपरेट करना हमारे लिए थोड़ा आसान रहता, हमारे लिए बहुत आसान रहता उसको ऑब्जर्वर की पोजीशन में पहुंचना। और अगर हम कर पाते हैं तो हम शायद थोड़ी बहुत मदद कर सकें, हम एक सुन सकें शायद। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब ऐसी प्रॉब्लम लेके बच्चे माँ बाप के पास आते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उसको समझाना चालू कर देते हो, देखो बेटा बी पॉजिटिव, बी दिस एंड बी एंड दैट। ये काम कभी नहीं करा है। आप अपने बच्चे को अपने से दूर कर दोगे। अगर आपने तुरंत सीख देना चालू करी ना, ये सबसे गलती आप करोगे। तुरंत समझाना चालू करा, हेल्दी रहा करो, सुबह जल्दी उठा करो, दौड़ लगाया करो। अरे भाई साहब, ये इतना ख़तरनाक होता है ना, अच्छे लोगों की बैंड बजा देता है। और एक मासूम बच्चे हैं, आप तो ज़िंदगी जीने के बाद आपने भी कितनी गलतियाँ करी होंगी। अब आप इतनी आसानी से बोल दे रहे हो। ऑब्वियसली आप उसका अच्छा चाह रहे हो, ऑब्वियसली नहीं चाह रहे हो कि आपने जो मेंटल परेशानियाँ झेली हैं या जैसा जिया है वैसा बच्चा ना करे। लेकिन आपके पास टूल्स थे, अब बच्चों के पास टूल्स नहीं हैं। आपको कंपेशन रखना अपने बच्चे के लिए, और कंपेशन में आपको सिर्फ एक फर्टाइल इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ आपके बच्चे को कम से कम अपना एक्सप्रेशन करने में, अपना बात बोलने में, अपनी बात बताने में ऐसा ना लगे कि वो नहीं बता सकता है या उसको अकेलापन चाहिए, उसको शांत, उसको भागना है, उसको ऐसा ना लगे। उसको आप डायरी बनना, आपको डायरी बनना है, आपको उसकी जर्नल बनना है, आपको उसके लिए एक डिवाइन, एक एंटिटी का रोल प्ले करना है जहाँ पर वो अपनी बात बोले और सामने वाला उससे जज भी नहीं कर रहा है, सामने वाला उससे टोक भी नहीं रहा है, मना भी नहीं कर रहा है, बस एक कंपेशन और एक लविंग इन्वायरमेंट दे रहा है, उसको हक कर दे रहा है। उसको जब बोलते बोलते उसका गला सूख जा रहा है तो उसको पानी पिला दे रहा है, उसके सर पे हाथ फेर दे रहा है, टच कर दे रहा है, हाथ पकड़ के यूँ बैठा और वो बोलते जा रहा है, आप सुनते जा रहे हो, उसके आंसू निकले जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में और रोते जा रहा है और वो कुछ भी बातें कर रहा है और आप उसकी हर बात को बहुत ध्यान से आंखों में आंखें डाल के सुने जा रहे हो। आप उसको अपनी राम कहानी नहीं सुना रहे हो, अपनी विक्टिम, देखो बेटा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप ये सोच के कि बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ये आपका गेम कभी काम नहीं करने वाला है। आपको सिर्फ सुनना है, आपको सिर्फ यहाँ काम करना है कानों में, और सुनते वक्त आपको ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए कि इस वक्त हम एक थॉट एंटिटी से डील कर रहे हैं और उसके थॉट और उसके बीच में कोई गैप नहीं है। आप बस बात करते बच्चा खुद आपको एक ब्रीच देगा, एक सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई देगी, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आपको दिखाई देगी। और फिर आप जहाँ आपको लाइट दिखाई दे वहाँ पर आप प्यार से हल्के से सहारे से एंट्री कर दो। बोलो कि बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, चलो कहीं हम घूम के आते हैं, चलो हम वॉक करने चलते हैं,
उसको लगेगा जैसे कि उसका मन हल्का हो रहा है, और वॉक करते 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 आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको वो इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है। मैं बताने वाला या कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइकोलॉजिस्ट इसको बताने वाला नहीं है, वरना अब तक इसका एक ब्लूप्रिंट बन चुका होता कि ये करो ऐसे मौके पे। आज तक इसका ब्लूप्रिंट नहीं आया है। प्लीज़ इसको आप बार बार देखिए अपने आसपास। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस प्रॉब्लम के बारे में बच्चों को पहले से पता रहे ना, या उस शुरुआती दौर में पता चल जाए तो बहुत आसान है सॉल्व करना। थॉट एंट्री बनने से पहले अगर मालूम चल जाए तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो ये पहले देख लो, ये पहले उनको दिखा दो, या आप इसको पहले से आपने देख लिया आपकी प्रॉब्लम आने से पहले। तो जब वो आपको जब ऐसा होना शुरू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको दिख जाएगा कि कैसे आप और आपके थॉट के बीच में गैप कम होते जा रहा है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और दिखने का मतलब ही है आप सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे आप जाते जा रहे हो और आपकी प्रॉब्लम आपसे दूर होती जा रही है। और दूर होने का मतलब है कि उसका असर कम होते जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।